नमस्कार दोस्तों, जीके वीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन की हमारी आधुनिक भारत सीरीज के पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति और सुधार आंदोलनों को कवर किया था और आज हम वहां से आगे बढ़ रहे हैं। इस नए एपिसोड में आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस रोमांचक और निर्णायक दौर में करने जा रहे हैं जहां से बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। आज के इस सिंगल वीडियो में हम 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का उदय, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और भारत के बाहर होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह बेहद महत्वपूर्ण सेशन। टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें पहला प्रश्न है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, यानी एक से अधिक। 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सुधारों के लिए ज्ञापन प्रत्यावेदन सौंपना तथा उसकी भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध करना था। अगला प्रश्न है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखने से इसका उत्तर या इसकी उत्तर की पुष्टि हो जाती है। अगला प्रश्न है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष, इसमें स्टार मार्क किया गया है। इसकी स्थापना देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू और एस रामास्वामी मुदलियार द्वारा की गई थी और 1884 में की गई थी और किसी भी विकल्प में 1884 नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको स्टार मार्क किया गया है। अगला प्रश्न है कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 1 को उनके नेताओं की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनें। तो पहली सूची जिसमें संस्था के नाम दिए गए हैं, इंडियन एसोसिएशन, दूसरा मद्रास महाजन सभा, तीसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, चौथा पूना सार्वजनिक सभा। दूसरी सूची में उनके नाम दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी, एम वीर राघवाचारी, जस्टिस रानाडे और चौथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यानी ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो देख लेते हैं। उपर्युक्त संस्थाओं और उनके संस्थापकों की सूची इस प्रकार है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा एम वीर राघवाचारी। अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बंबई प्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध से, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी (डब्ल्यू.सी. बनर्जी) ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? इसका सही उत्तर है बंबई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ये बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है, रिपीट होता है, बीपीएससी कई बार प्रश्न रिपीट करते हैं, इसलिए जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उसको अच्छे से करके जाइए, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वो कम से कम वो प्रश्न ना छूटे। इसीलिए मैं ये करवा रहा हूं PYQ, जिससे कि कम से कम मुझे लगता है कि 20 से 30 प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असैनिक सेवक। वह एक असैनिक सेवक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947 से 49 तक वे उत्तर प्रदेश तत्कालीन नाम संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रहीं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो इसका सही उत्तर ई होगा, क्योंकि 1925 ईस्वी में इसका उत्तर होना चाहिए, जो कि विकल्प नहीं है, इसलिए विकल्प ई सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33, तीसरे सम्मेलन में 81 और चौथे सम्मेलन में 221 तक पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 तक कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1924। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी नेहरू दास समझौता, गांधी स्वराजिस्ट पैक्ट को अनुमोदित किया गया। अगला प्रश्न है, सुरक्षा वल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। सुरक्षा वल्व सिद्धांत, सेफ्टी वल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन था। 18 नवंबर 1900 को कर्जन ने भारत के राज्य सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो इसका सही उत्तर है कर्जन। रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। अगला प्रश्न है, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त ने।
वर्ष 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्वनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अगला प्रश्न है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंबिका चरण मजूमदार। वर्ष 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अगस्त 1917 में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया, यानी अगस्त घोषणा कहा गया। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थानों के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया। मॉन्टेग्यू ने इन सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट वर्ष 1918 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उदारवादी, जो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के पक्ष में थे, उन्होंने वर्ष 1918 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में वर्ष 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक नए दल की स्थापना की। अगला प्रश्न, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किए गए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा, गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ध्यातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया।
1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ एवं फैजपुर क्रमशः दिसंबर 1929, अप्रैल 1936 एवं दिसंबर 1936 तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची मार्च 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 14 से 15 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र दिल्ली में आयोजित हुआ था। यद्यपि उस समय आचार्य जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तथापि इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य माउंटबेटन योजना पर विचार विमर्श करना था। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुत बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। यह बैठक 13 मई 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। अगला टॉपिक है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। तो इसका पहला प्रश्न है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। सबसे पहले कांग्रेस के उग्रपंथी नेता लाला लाजपत राय ने वर्ष 1916 में प्रकाशित अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इस सिद्धांत का सहारा लेकर कांग्रेस के उदारवादी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जिसे ब्रिटिश शासक सुरक्षा वॉल्व की तरह प्रयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकतर नरमपंथी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार
एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे का अधिकार था। उपाधियां और बड़े-बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े-बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका संपर्क सीमित था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वह इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो सही होगा गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह यह उग्रपंथी थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे, यानी कि विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 ईस्वी के बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और दिनशा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1899 में वह बंबई विधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेता प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले ये सभी नेता नरम दल के नेता थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है और कांग्रेस की ब्रिटिश शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता संज्ञा दी, यानी कि कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान, अन्य नाम मुरारी पुकुर बागान, बारी में छापा मारकर 14 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और अरविंद घोष को ग्रेट स्ट्रीट में स्थित उनके घर में गिरफ्तार किया गया था। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष पर लगभग 1 साल मुकदमा चला, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी अब पुदुचेरी चले गए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कि पैसिव रेसिस्टेंस पर लेखों की श्रृंखला सर्वप्रथम 9 से 23 अप्रैल 1907 के मध्य वंदे मातरम समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष ने बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे, जबकि एम.जी. राणा समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है,
बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक के पुणे में तत्कालीन प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू.सी. रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई, इसीलिए इसका सही उत्तर ई, एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रयुक्त नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा तिलक द्वारा सर्वप्रथम कब दिया गया, इसे लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। दरअसल इस नारे की परिकल्पना 1890 के दशक में प्रारंभ हुई। विद्वानों का मानना है कि तिलक के करीबी सहयोग जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने सबसे पहले यह वाक्य गढ़ा था। माना जाता है कि बैप्टिस्टा ने मराठी में संभवतः यह पंक्ति रची थी, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। और तिलक ने इस नारे को अपनाकर जन जन तक पहुंचाया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस नारे का उपयोग सार्वजनिक मंचों से तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान अप्रैल मई 1916 में किया था। कुछ स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने इस नारे का उपयोग किया था, किंतु इसके समर्थन में पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा डैश ने दिया था? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्षों की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष की जेल। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के निर्वासन और 1000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाकर उन्हें मांडले जेल यानी कि म्यांमार भेज दिया गया था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलनों की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा वामबद्ध आंदोलन। राजा वामबद्ध आंदोलन, इसकी व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अगला प्रश्न, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। अगला टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें पहला प्रश्न है, किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखते हैं। वी.डी. सावरकर वर्ष 1937 से 1943 ईस्वी के मध्य तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की।
ई ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि इसमें 1937 से 1943 तक विकल्प में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा स्थापित अभिनव भारत सोसाइटी एक रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। वी.डी. सावरकर के प्रयासों से 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही वर्ष 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सेक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सूर्यसेन। सूर्यसेन काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे, यानी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह, यह तीनों काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एन.एस. हार्डिकर। हिंदुस्तान सेवा दल मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। इस दल की स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1924। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को गंभीर झटका लगा, किंतु बाद में बिजोय, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में
एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मिल। उपर्युक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थीं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जन्म 1901 में पटना के हरदास बिगाहा गांव में हुआ था। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1921 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प सी का चयन किया जा सकता है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हसरत मोहानी। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में एचएसआरए के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज्यादा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष 6 माह 11 दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बटुकेश्वर दत्त। अगला है अनुशीलन समिति थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। अगला प्रश्न, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सूरीसेन। चटगांव यानी चिटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरीसेन ने आयोजित किया था। सूरीसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त तथा आनंद गुप्त प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरीसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरीसेन के नेतृत्व में आईआरए के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को आईआरए के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरीसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरीसेन। वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों या कार्यविधियों के पुनरावृत्ति का कारण था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश जन आंदोलन का चरण कमजोर पड़ गया और कांग्रेस की राजनीति काउंसिल एंट्री व रचनात्मक कार्यों जैसी धाराओं में बंट गई, जिससे बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति से मोहभंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और हिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों या कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। अगला है टॉपिक भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, जिसमें पहला प्रश्न है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। वर्ष 1906 में ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने के उपरांत विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की एक शाखा स्थापित की तथा अभिनव भारत सोसाइटी के प्रारूप के तौर पर 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया, ताकि लंदन में भारत के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संगठित शक्ति के रूप में साथ लाया जा सके। फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े युवाओं का गौर से निरीक्षण किया जाता था तथा उसके उपरांत ही उन्हें अभिनव भारत के केंद्रीय समूह में स्थान मिलता था। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इसी सम्मेलन में भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराया था। वह विदेशी भूमि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां यानी मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टुटगार्ट। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर की। वाइली ने भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक पॉलिटिकल के पद पर कार्य किया था। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी दी गई। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरदयाल। हरदयाल एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्वान थे। इन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन, शास्त्र और संस्कृत बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। वर्ष 1913 को सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इसके अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद आदि थे। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त व्याख्या से ही इसकी पुष्टि हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? फिर से वही प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन कौन? लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ यानी भूपेन दत्त तथा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1914 में बर्लिन इंडिया कमेटी की स्थापना की थी। वर्ष 1915 में इस संस्थान को भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके होम रूल लीग जैसे संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी ने मान्यता भी दी थी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, माइकल ओ डायर। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था या मारा डाला?
तो इसका सही उत्तर है सी, उधम सिंह। दोस्तों, अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।